नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज़ हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए, और इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से हर एक प्रश्नावली कराई जा रही है। तो चलिए हमारे साथ इसे पूरा कीजिए। तो दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज प्रश्नावली करेंगे हम। प्रश्नावली नंबर 31, जिसका नाम है केंद्र और राज्य संबंध। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की 31 नंबर प्रश्नावली है केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों, इससे पहले हम 30 प्रश्नावलियाँ करवा चुके हैं, और सभी के वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। और इससे पहले जो हमारा पहला अध्याय था भारतीय इतिहास, उसकी भी सभी वीडियोस की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप बिल्कुल शुरू से इसकी तैयारी कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट के तहत। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो प्रश्नावली हम करेंगे वह है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 21, जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख मिलता है हमारे संविधान की अनुसूची नंबर 7 में। 7वीं अनुसूची में इन सभी का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, तीनों सूचियां यानी कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से संबंधित व्यवस्था जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर अपने सिफारिशों की संस्तुति की थी। दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे, और इस आयोग का कार्य था कि भारत के केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। केंद्र राज्य संबंध में 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो दोस्तों, 1971 में राजमन्नार समिति तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी। तो दोस्तों, जो केंद्र और राज्य के संबंध में उन्होंने अपनी संस्तुति दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं, जो है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 245 तथा 246 यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची इन सभी के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। भारतीय संविधान की अवशिष्ट अधिकार है दोस्तों, अवशिष्ट यानी कि विशेष, तो विशेष अधिकार है केंद्र के पास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान में
केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों के में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को ये 3 सूचियों में स्पष्ट किया गया है और जो कार्य इनमें वर्णित नहीं है वह संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, किसी विशेष विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार जो है वह संघ के पास है या संघ को प्राप्त है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है कि संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगला है राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। ये भी सही है। तीसरा है कि समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि जो संघ सूची है वह राज्यों के संघ के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है और राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण का अधिकार विधानमंडल के पास है और समवर्ती सूची जो है वह संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के ही पास इसके अधिकार हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि यदि समवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल द्वारा कोई अधिनियम निर्मित किया गया हो और उसी विषय पर संसद में उस अधिनियम को परस्पर विरोध हो तो क्या होगा? तो दोस्तों, संसदीय अधिनियम राज्यीय अधिनियम पर अभिवासी होगा, यानी कि संसद का अधिनियम राज्यीय अधिनियम से बड़ा होगा, यानी कि संसदीय अधिनियम को ही माना जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किन 2 स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? दोस्तों, राज्य सूची पर वैसे तो विधानमंडल करता है विधि निर्माण, लेकिन संसद भी राज्य सूची के किन विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है ये हमें बताना है। तो पहला है कि आपातकाल की स्थिति में, बिल्कुल संसद आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से किसी विधि निर्माण पर कार्य कर सकती है, बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु कोई विधि निर्माण कर सकती है और राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में भी संसद विधि निर्माण कर सकती है। तो दोस्तों, ये सभी सही हैं। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि नहीं, क्योंकि भारतीय संघ में बहुत सारे राज्य हैं और राज्य के जो भी कार्य हैं वह भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए कोई राज्य स्वयं विदेशी राष्ट्र या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी केंद्र और राज्य संबंध के जांच के लिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया गया या कब हुआ? तो दोस्तों, सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। दोस्तों, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया जाता है, यह बताना है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची में अधिनियम बनाने का अधिकार है राज्य और संघ दोनों को। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो दोस्तों, संघ सूची जो संघीय सूची है उसके अंतर्गत सभी विषयों पर केवल संसद ही कोई नियम बना सकती है, उसे एकमात्र अधिकार है। अगला प्रश्न है कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय या राज्य या समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो दोस्तों, वह कुछ अलग विशेष मामले
जिनका न केंद्रीय, राज्य और संवर्ती सूची में उल्लेख नहीं हो तो उन विषयों पर विधि निर्माण केवल संसद कर सकती है, क्योंकि दोस्तों संसद सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? दोस्तों मूल संविधान, जब संविधान अंगीकार किया गया था उस समय या पारित किया गया था उस समय संघ सूची के 97 विषय थे, लेकिन अब उनकी संख्या 99 हो गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल संविधान के समय में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब उनकी संख्या है 61। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है कि मूल संविधान में संवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल संविधान की बात हो रही है, तो उस समय संवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या थी 47 और अब जो है वह 52 विषय संवर्ती सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है कि पंचायती राज किसका विषय है? तो दोस्तों पंचायती राज जो है वह राज्य की सूची का विषय है। पंचायती राज विषय राज्य की सूची में आता है और इसके सभी विधि निर्माण जो है वो राज्य विधान मंडल करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कि भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आती है? दोस्तों भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है कि आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो दोस्तों आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? तो दोस्तों शिक्षा जो है वह संवर्ती सूची में आता है, जबकि कृषि, पुलिस और रक्षा ये संवर्ती सूची में नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में जिनका उल्लेख नहीं है वह है गैस, जबकि बैंकिंग, बीमा और जनगणना का उल्लेख संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख मिलता है, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय रेलवे पुलिस का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो दोस्तों इनमें जनगणना जो है वह संघ सूची के अंतर्गत आती है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो दोस्तों शिक्षा जो है वह संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा संवर्ती सूची में आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो दोस्तों जो राज्य सूची में है वह है कृषि, जेल और सिंचाई, लेकिन राज्य सूची में सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा यह संवर्ती सूची में आते हैं। दोस्तों संघ सूची के विषयों पर केवल संघ ही निर्णय लेता है, जबकि राज्य सूची पर अधिकतर विषयों पर राज्य की विधानमंडल निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ एक विषय जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उनमें निर्णय संघ यानी कि संसद लेती है। और जो संवर्ती सूची है उसमें दोनों ही संघ सूची के लिए जैसे संसद निर्णय लेती है और राज्य सूची के लिए विधानमंडल निर्णय लेती है, तो संवर्ती सूची में दोनों ही शक्तियां जो हैं वह निर्णय लेती हैं। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है वह संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें एक साइड विषय दिए हैं और दूसरा दिया है कि वह विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे वन है, वन संवर्ती सूची में आता है, ये बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक
ये संघीय सूची का विषय है और लोक स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची का विषय है। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वह समवर्ती सूची दी है, तो ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज संघीय सूची में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 कि समवर्ती सूची का विषय कौन इसमें नहीं है। तो दोस्तों समवर्ती सूची के जो विषय हैं वह है समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना। ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं, लेकिन लोक स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची का विषय होता है। इसीलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में आता है। तो दोस्तों इनमें रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची में आती है और निगमीय कर, जनगणना और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन यह राज्य सूची के विषय नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40 है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया। तो दोस्तों वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 कि विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यह सभी आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना विषय समवर्ती सूची में आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 है कि मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले और डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं। तो दोस्तों यह सभी संघ सूची में रखे गए हैं। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार और नागरिकता ये सभी संघ सूची में आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 है कि पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है। तो दोस्तों यह सभी राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें शिक्षा जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि पुलिस, न्याय और जेल ये राज्य सूची में सम्मिलित हैं। दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो इनमें विषय हैं वह है शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है क्योंकि शिक्षा राज्य तथा केंद्र दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में आती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किसको लाया गया था। तो दोस्तों वह था वन विषय, जिसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। समवर्ती सूची में दोनों ही शक्तियाँ, राज्य शक्ति और संघ की यानी कि संसद शक्ति दोनों ही कार्य करती हैं, इसीलिए वन को समवर्ती सूची विषय के अंतर्गत लाया गया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो दोस्तों जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राज्य सूची का विषय नहीं है। दोस्तों यह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है संघ सूची का विषय इनमें कौन सा है। तो दोस्तों सीमा कर यह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 राज्य सूची का विषय इनमें से कौन है। तो दोस्तों न्याय राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का इनमें विषय कौन सा है। तो विवाह और विवाह विच्छेद यह समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों जिस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ही निर्णय लेते हैं उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। तो विवाह और विवाह विच्छेद का जो विषय है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया है इनमें। तो दोस्तों इन चारों में से 42वें संविधान संशोधन में जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 संघ सूची का इनमें कौन विषय नहीं है। तो दोस्तों पुलिस जो है वह संघ सूची का विषय नहीं है, पुलिस राज्य सूची का विषय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 कि राज्य सूची का विषय इनमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों पुलिस, न्याय और जेल ये सब राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं,
और सीमा कर जो है वह राज्य सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 कि कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों कृषि आय पर लगने वाला कर जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आती है, यानी कि 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों में यह राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है। कृषि आय पर लगने वाला कर राज्य सूची में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55 कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि क्या संसद कानून बना सकती है किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए? तो दोस्तों बिल्कुल बना सकती है, और वह भी बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56 है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो दोस्तों इनमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है हमें बताना है। तो श्रम कल्याण जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 है कि संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो दोस्तों राज्य सूची में आते हैं मत्स्य, कृषि और सट्टेबाजी, ये राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन बीमा जो है वह राज्य सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58 है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस सूची में दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59 है कि संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो दोस्तों जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय यह राज्य सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची में आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? यह हमें बताना है, यहाँ पे नीचे कूट की सहायता से इसका सही उत्तर देना है। तो दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, इन सभी के लिए। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, सभी चारों जो है वो केंद्र राज्य संबंध जो है वह इन चारों पर निर्भर करती है, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपरा तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमें बताना कि कौन गलत सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला देखते हैं वन समवर्ती सूची में आता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक जो है वह संघीय सूची का विषय है, दोस्तों ये भी सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये भी सही सुमेलित है। और शेयर बाजार समवर्ती सूची में है, तो दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है, शेयर बाजार है संघ सूची का विषय। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62 है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? तो दोस्तों बताना है कि किस स्थिति में संघ जो है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो दोस्तों पहला कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, तो दोस्तों बिल्कुल बना सकती है। संबंधित राज्य की सहमति से, तो दोस्तों बिना सहमति के भी बना सकती है, तो सहमति से तो बना ही सकती है, इसीलिए ये भी सही है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी बिल्कुल सही। और राष्ट्र हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, दोस्तों तब भी संघीय संसद है वह किसी भी विषय पर यानी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो दोस्तों सभी विषयों पर सभी स्थितियों में संघ जो है संघीय संसद वह कानून बना सकती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी चारों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का ये अर्थ है कि वह अवशिष्ट अधिकार वह अधिकार होते हैं जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ऐसे विषय जो न राज्य सूची में आते हैं, न समवर्ती सूची में और न ही केंद्रीय सूची में इसका स्पष्ट उल्लेख है, इसीलिए जो संघीय संसद है उसे यह अवशिष्ट अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे विषयों पर कानून या कोई विधि बना सके। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 कि केंद्र राज्य संबंध के विवाद का एक कारण रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र और राज्य संबंध में एक विवाद का हमेशा कारण रहा राज्यपाल का पद, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के आदेश अनुसार कार्य करता है और राष्ट्रपति जो है वह केंद्र से संबंधित है, इसीलिए राज्यपाल का पद जो है वह केंद्र और राज्य संबंध में विवाद का एक कारण है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए कौन सी सूची में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों बेटिंग और जुआ जो है वह राज्य सूची में सूचीबद्ध है, यानी कि जुआ वगैरह बेटिंग और जुआ राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है कि रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी सूची में आता है। तो दोस्तों रेलवे आता है केंद्रीय सूची में यानी कि संघ सूची में। अगला प्रश्न है व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों व्यापार संघ जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, वह संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गए समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। व्यापार संघ समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। दोस्तों सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी और 1983 में यह सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 69 कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है। तो दोस्तों संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, जिसके तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राष्ट्र सूची में समाविष्ट कोई विषय के मामले में संसद कानून बना सकती है। संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 249 देता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, आज की जो प्रश्नावली थी, उसमें केवल 69 प्रश्न ही थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आज की वीडियो का आप PDF चाहते हैं या हमारे YouTube वीडियो के सभी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। दोस्तों मात्र 200 रुपये में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल की, जिससे आप सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे और वो भी लाइफ टाइम। तो दोस्तों आज ही ज्वाइन करें। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और यदि कोई आपका सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपके सजेशन का हमेशा हम वेलकम करेंगे और उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।